हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके कपड़े हैं, बुक्स हैं, या आप फर्नीचर की बात करें, ठीक है, आपकी जो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें बहुत सारा जो मटेरियल यूज़ हो रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किस पे बेस्ड हैं? कार्बन पे। तो कार्बन को स्टडी करना, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर कार्बन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी बॉन्डिंग की या इसकी प्रॉपर्टीज़ की, वो बहुत ज़रूरी है। और इनऑर्गेनिक में भी आपको कार्बन का ये जो फैमिली है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ग्रुप 14 जिसमें ये आता है, ये ग्रुप 14 आपको एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है 11th में। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने कार का फोटो डिस्प्ले किया है, इसका कार्बन एंड इट कंपाउंड से या आपके सिलेबस से क्या रिलेशन है। देखिए, कार्बन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कार्बन फाइबर का नाम सुना होगा कि कार्बन फाइबर एक बहुत ही लाइट वेट मटीरियल है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो जितनी भी सुपर कार्स होती हैं, स्पोर्ट्स व्हीकल्स होते हैं, स्पोर्ट्स कार्स, स्पोर्ट्स बाइक्स आप बात करें, उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी को बेसिकली हम किससे बनाते हैं? कार्बन फाइबर से, क्योंकि ये लाइट वेट है और स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कार को यहाँ पर शो करने का जो पर्पज़ है दैट इज़ कि इसकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन फाइबर यूज़ किया गया है, इसीलिए ये लाइट वेट है, बहुत फास्ट एक्सेलरेट करती है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगी भी है। ठीक है, दूसरा ये डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, ये डायमंड है। तो डायमंड भी कार्बन की ही एक फॉर्म है। और ये जो थर्ड डायग्राम है, दिस इज़ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? जो आप लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, लेड पेंसिल में बेसिकली लेड नहीं होता, दैट इज़ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है, बहुत डेलिकेट मटेरियल कि आप अगर इसको थोड़ा भी जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। बट डायमंड, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट आप इसको फॉर्म बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो कार्बन की ही दो फॉर्म्स हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, पर उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिससे डायमंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना हार्ड है, और ग्रेफाइट इतना फ्रेजाइल है? ठीक है, अब देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं कि कार्बन इस दुनिया में है तो कितना है और कहाँ कहाँ है। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें, ठीक है, यूनिवर्स की, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की अगर हम बात करें, तो हमारी गैलेक्सी में इट इज़ द 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम है, फिर ऑक्सीजन है, और 4th नंबर पे है कार्बन। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूरे यूनिवर्स में 4th सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में ये 15th पोजीशन पे आता है। तो अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन। किस फॉर्म में है? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आपकी मिट्टी में गैस की फॉर्म में छुपी हुई है। ऑक्सीजन डिफरेंट जैसे कार्बोनेट्स हैं, सिलिकेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, तो डिफरेंट कंपाउंड्स में, जैसे कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? आयन का CO3 नेगेटिव, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आपके आगे। तो इस तरह से डिफरेंट रॉक्स या मिनरल्स में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो उस फॉर्म में ऑक्सीजन अगर देखी जाए तो अर्थ में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। उसके बाद सेकंड आता है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। तो कार्बन का आएगा 15th नंबर पे। तो अर्थ की क्रस्ट में अगर देखें तो सिर्फ 0.02% कार्बन है। किस फॉर्म में है? मिनरल्स। ठीक है, जैसे कोल की फॉर्म में हो गया आप, ठीक है, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसकी फॉर्म में हो गया, या कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, और
एटमॉस्फेयर में देखें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ में या एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन पाया जाता हो, बट कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं या कार्बन के कंपाउंड्स की जो डे टू डे लाइफ में यूजेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कार्बन हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में कितने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और किस किस तरह से यूज़ करते हैं। अब थर्ड फैक्ट देखते हैं। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, 65% ऑक्सीजन है, उसके बाद 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, देन कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ठीक है, और भी एलिमेंट्स हैं बट ये मैंने कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑलमोस्ट 99% किन एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ओके, तो अब ये कुछ फैक्ट्स हो गए कार्बन के बारे में। तो अब देखते हैं कि कार्बन का अगर आप एटम देखें तो कार्बन के एटम में क्या है, 6 प्रोटॉन्स हैं प्लस 6 न्यूट्रॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियस के आसपास क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के क्या हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई गेस यहाँ पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ड्रॉ कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने ड्रॉ कर दिए। नो, दिस विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो मास नंबर है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट विल बी कितना होगा, 12। और इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, दैट विल बी 6। ओके, तो कार्बन को जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कहाँ है, 14th ग्रुप में। तो 14th ग्रुप में कार्बन आता है, उसके नीचे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो ये पूरी क्या है, ये आपका आ गया ग्रुप 14, या इसको हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा एक चैप्टर 11th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हमें पता लग गया, मास नंबर इसका 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, ये आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी के, अगर आप अपने आसपास आपने सुबह से लेके अब तक जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं या कंज्यूम किए हैं उनकी लिस्ट बनाएं। तो सुबह से अब तक आपने क्या क्या किया होगा। चलिए एक चीज़ हम बोल देते हैं कि आपने खाना तो खाया होगा सुबह, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद आपने क्लोथ्स यूज़ किए, आप नहाए धोए, उसके बाद आपने क्लोथ्स, ठीक है, चेंज किए होंगे, तो ये हो गया। अगर आपने सुबह गलती से पढ़ाई भी की हो तो हम बुक्स को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए होंगे। ठीक है, आपने कुछ यूटेंसिल्स यूज़ किए होंगे, खाना खाया तो कुछ बर्तन में खाया होगा, वो मेटल के भी हो सकते हैं या डिफरेंट मटेरियल के भी हो सकते हैं, ओके, क्ले से बने हुए। तो ये जनरल है। और हो सकता है आपने कोई मेडिसिन ली हो, ठीक है, अगर आप कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हो सकता है कि मेडिसिन भी खा रहे हो सुबह। ये जनरल कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से याद आ रहा हो जो आपने सुबह से लेके अब तक, क्लोथ्स हो गए, बुक्स हो गए, अगर आप स्कूल आएंगे तो आपका स्कूल बैग होगा, तो बैग और क्लोथ्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस चलिए हम नहीं होते। आप घर में नहा रहे हैं, जो पानी की जो पाइप है अगर वो मेटल की नहीं है तो वो किसकी होगी, पीवीसी की हो सकती है, ठीक है। आपके घर में जिस बर्तन में कुकिंग की गई उसमें कुछ नॉन स्टिक कोटिंग की होती है, उसको आप बोलते हैं टेफ्लॉन कोटेड मटेरियल, ठीक है। आपके जो कुकिंग यूटेंसिल है जिसमें आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ऑमलेट बना रहे हैं तो उस पर क्या होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ताकि जो खाने की चीज़ें हैं वो उस पर चिपके ना, ठीक है। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखते हैं इनमें से कितने कार्बन से रिलेटेड हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपने जो भी खाया खाना वो बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
ठीक है, वो बॉडी में जाके किस में ब्रेक होंगे? कुछ आपने कार्बोहाइड्रेट्स आपने लिए होंगे, ठीक है, आपने दूध पिया, तो उनमें बेसिकली कार्बन के ही कंपाउंड्स होंगे मेजॉरिटी में। तो ब्रेकफास्ट में आपके कार्बन कंपाउंड्स होंगे जो बॉडी में जाके डिकम्पोज होते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो क्लोथ्स कहाँ से आए? क्लोथ्स आपके बेसिकली जो फाइबर है कपड़ों का वो क्या है? कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। बुक्स आप देख रहे हैं तो बुक्स का भी बेसिक बुक्स कहाँ से बनी? ये वुड से बनी, ठीक है, पेड़ों से लकड़ी आई उसको आगे फिर प्रोसेस करके बुक्स, उससे जो कागज़ बनेगा उस पर बुक्स बनेंगी। तो बुक्स में भी बेसिकली क्या है? कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप स्टील की प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, किसी और मेटल की प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, तब ये नहीं होगा। मेडिसिन जो आप लेते हैं, डिफरेंट दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो दवाइयों में जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस वो कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। बैग आप देख लेंगे तो कपड़े का होगा बैग या किसका होगा? किसी सिंथेटिक मटेरियल का होगा तो वो भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स है। टेफ्लॉन, ये भी कार्बन का एक कंपाउंड है। तो आप देखिए कि डे टू डे लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं जो कार्बन के कंपाउंड से बनी हुई हैं। इसलिए हमें कार्बन की बॉन्डिंग को ज़्यादा डिटेल में समझना है क्योंकि इसका यूज़ होगा आगे आने वाली क्लासेस में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन। कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? तो कार्बन में जो बॉन्डिंग है इट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। तो अब तक आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये जनरल दो कैटेगरीज हमारे पास हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अभी हम छोड़ देते हैं, या कुछ जो स्पेशल टाइप के एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम नहीं कंसिडर करेंगे। ये दो सबसे कॉमन मेजॉरिटी में पाए जाने वाली जो बॉन्डिंग्स हैं उन दोनों को स्टडी करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पर होता है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या आप बोल सकते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए गए। जैसे कि आप NaCl की फॉर्मेशन देंगे तो सोडियम ने बनाया इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। Cl ने ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया? Cl नेगेटिव, और ये पूरा मिला के क्या बन गया आपका फाइनली? NaCl। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है जहाँ पर एक कैटायन बनता है पॉजिटिवली चार्ज, एक एनायन बनता है नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उस अट्रैक्शन को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। पर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पर लॉस एंड गेन नहीं होता, यहाँ पर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग का मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, और आपके फ्रेंड को भी वो चाहिए, कभी कभी वो चाहता है उसको यूज़ करे, तो आप दोनों अगर उसको शेयर कर रहे हैं तो कभी आप यूज़ कर रहे हैं, कभी आपका फ्रेंड यूज़ कर रहा है, तो एक ही साइकिल दोनों के काम आ रही है, ठीक है। तो दोनों उसको अपनी बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास एक साइकिल है, क्योंकि दोनों उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या शेयरिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड हैं बट उनको दो स्पीशीज़ आपस में शेयर करती हैं, ठीक है। तो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग क्यों होती है और किस तरह से होती है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है कार्बन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन अगर हम यहां पर लिखते हैं तो दैट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 2 + 2 + 2 दैट इज टोटल 6। तो जो आपकी फर्स्ट शेल है के शेल में आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एल शेल है उसमें 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? एल, दैट इज 2s एंड 2p, ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है। तो आपके पास जो वैलेंस शेल है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं? सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? s के पास 2 हैं और p के पास भी 2 हैं, तो हमारे पास हैं 4 वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी कहाँ कोई पर्टिकुलर एटम बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग करता क्यों है? बॉन्डिंग का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। किसी चीज़ को ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग करता है। स्टेबिलिटी हमने अब तक जो पढ़ा है कैसे आती है? बाय कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। जनरली हम बोल सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, या मोर एक्यूरेटली हम बोल सकते हैं अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट क्या करना चाहता है? जो नोबल गैस हैं उनकी कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है, कि नोबल गैस की जैसी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा? अब देखिए कार्बन, अगर आप पीरियड में देखें कि पीरियड में कार्बन कहाँ पे है, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन के बाद नेक्स्ट क्या आता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। नाउ नियॉन इज अ नोबल गैस। तो नियॉन की कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा? या तो कार्बन के पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? C4 नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे 1 नेगेटिव चार्ज आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव बनेगा। तब नोबल गैस के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? नियॉन से पीछे और कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम। ठीक है, एक ही नोबल गैस तो नहीं है, तो कार्बन अपने से आगे आने वाली नोबल गैस को भी अचीव कर सकता है। और इससे पीछे जो नोबल गैस आती है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो कार्बन अगर हीलियम के बराबर जाना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। तो 6 से 4 गए तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसमें फिर क्या बनेगा? C4 पॉजिटिव। तो ये 2 तरीके हमारे दिमाग में आते हैं क्योंकि हमने आयनिक बॉन्डिंग को भी रिसेंटली पढ़ा है। बट मेन पॉइंट ये है कि ना तो C4 नेगेटिव बनता है ना ही C4 पॉजिटिव बनता है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा? हमारे पास होंगे 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब कार्बन न्यूट्रल है तो उसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं। 1:1 चल रहा है काम उन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब जब 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना पड़ गया तो क्या होगा? सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, रिपल्शंस बढ़ जाएंगी और ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ठीक नहीं है, तो ये नहीं होता। हाँ, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 हैं, इसको 2 और चाहिए, तो ये 2 गेन करके 10 में चला जाएगा, तो 2 गेन करने में दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन एक ही गेन करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा, तो वो बहुत इजीली एक गेन करना चाहेगा, बट कार्बन को 4 गेन करने पड़ेंगे, मुश्किल है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि तब क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन्स बचेंगे पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा समझिए, पहले जब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो क्या होगा? 6 प्रोटॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 5 को ज़्यादा स्ट्रांगली खींच के रखेंगे क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। अब जब आपने एक और निकाल दिया तो ये 4 हो गए, 6 का 4 के ऊपर अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। अब फिर भी किसी तरीके से आपने एक और निकाल दिया तो ये 3 हो गए। अब
6 को सिर्फ अगर 3 को ही अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो इन 3 से अब एक और निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी। इतनी हाई एनर्जी अगर देनी पड़ जाए तो फिर स्टेबिलिटी का क्या फ़ायदा। ठीक है कि अगर आपको लॉटरी जीतने के लिए 1 करोड़ की लॉटरी जीतने के लिए 1.5 करोड़ की रिश्वत ही देनी पड़ जाए तो ऐसी लॉटरी तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन फेल हो गई कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाएगा। तो अब और क्या हमारे पास ऑप्शन है। अब हमारे पास ऑप्शन आती है कोवलेंट बॉन्डिंग की, कि चलो अगर हम लूज नहीं कर सकते, गेन नहीं कर सकते तो शेयर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with other atoms of carbon और other elements के वो कार्बन अपने ही और एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब ये जो शेयरिंग का तरीका है ये सिर्फ कार्बन ही नहीं करता, ये और एलिमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे इजी और सिंपल शेयरिंग देखते हैं हाइड्रोजन्स के बीच। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं, इस एक हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इस एक हाइड्रोजन के पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ये क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों हाइड्रोजन अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पहले का आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे का आ गया। अब अगर गिना जाए तो पहले हाइड्रोजन के पास भी 2 आएंगे क्योंकि शेयर हैं ये। ठीक है, शेयरिंग हुई है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों हाइड्रोजन अपना अपना समझेंगे। तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं। ठीक है, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई इसकी हीलियम के बराबर। तो ये स्टेबल हो गया और इसको आप लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन का अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना हो। ठीक है, तो कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो मान लीजिए ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब कार्बन को नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे जाना, उसको तो 4 और चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या, हम 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, कार्बन की वैलेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स और नोबल गैस बनाने के लिए उसको कितने चाहिए, 8। तो मतलब 4 और चाहिए। तो वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ शेयरिंग करके 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा। तो देखिए कार्बन ये आ गया। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ चौथा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी हाइड्रोजन उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये 4th हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही कार्बन का यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3rd और यहाँ 4th। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की। अब कार्बन के पास अगर आप गिनेंगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन में पहुंच गया। वैसे ही हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है, ईच हाइड्रोजन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को सेटिस्फेक्शन होगी, हाइड्रोजन का अपना काम हो गया, कार्बन का भी अपना काम हो गया। तो ये हुई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CH4। दिस इज CH4 मॉलिक्यूल। और इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है
तो ये इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। तो हर एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आप इसको अब डिफरेंट कलर से भी बता सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला जो कलर है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, दैट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग कैसे होती है। अब देखिए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। ओके, तो यहाँ पर नंबर 2 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप इस तरह से शेयरिंग के लिए स्ट्रक्चर लिखते हो, इन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ करने हैं। यहाँ कार्बन में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखे क्योंकि कार्बन की वैलेंस 4 है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन हेयर, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मैं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीजन के पास देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को नोबल गैस बनने के लिए या नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर 2 ऑक्सीजन आपस में मिल जाएं तो देखिए एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, तो 2 4 6, ये एक ऑक्सीजन आ गई। और वैसे ही दूसरी ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे, 2 4 और 6, ये दूसरी ऑक्सीजन आ गई। तो इन दोनों के बीच में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो क्या होगा, ये 2 ऑक्सीजन्स, थोड़ा सा यहाँ बड़ा स्ट्रक्चर्स देखिए, तो यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन्स आ गई। अब पहली ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6। दूसरी ऑक्सीजन के पास भी डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, 2 4 6। तो मतलब ये पहली ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, दूसरी वाली ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। तो दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने की सोची। तो पहले वाले ने अपनी दूसरे के साथ शेयर किए, दूसरी ने पहली वाले के साथ शेयर किए। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो उसको आप लिखते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इट्स डबल बॉन्ड। और बाकी ये 2 जो होंगे ये लोन पेयर हैं, ठीक है। तो दिस ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर्स। ये जो खाली के 2 पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स के, जो किसी काम में इस्तेमाल नहीं हो रहे, इनको कहा जाता है लोन पेयर, ठीक है। और जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिखे जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर, कि 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो किस में, बॉन्डिंग में हैं, और 2 पेयर हैं वो खाली बैठे हैं, तो वो लोन पेयर हैं, और ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। ओके, तो O2 के बीच में कैसी शेयरिंग होगी ये आपने देख लिया। अब वैसे ही नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंसी क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 में इसको हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, एक पेयर बना दिया और बाकी 3 हमने सिंगल कर दिए। ओके, अब नाइट्रोजन के पास क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसको एडिशनल कितने चाहिए, नोबल गैस बनाने के पास जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 नाइट्रोजन आपस में मिलेंगी। तो देखिए एक नाइट्रोजन के पास ये 5 हैं, दूसरी नाइट्रोजन के पास भी
ये 5 है और दोनों को 3-3 एक्स्ट्रा चाहिए, तो दोनों अपने 3-3 शेयर करेंगे, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लिखते हैं ये फर्स्ट नाइट्रोजन, ये सेकंड नाइट्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहली वाले ने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली ने दिए, और पहली वाले पे 2 बचेंगे, दूसरी वाले पे 2 बचेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है और दोनों पे एक एक लोन पेयर रहता है। तो पहली नाइट्रोजन पे क्या है? एक लोन पेयर है, और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? 3 बॉन्ड पेयर्स या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये लिख सकते हैं हम। तो अब इससे ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, पहली नाइट्रोजन भी अपने गिनेगा, तो ये 6 प्लस ये 2 8 हो गए, तो पहली नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दूसरी नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों को स्टेबिलिटी मिल गई। तो अल्टीमेटली शेयरिंग से सभी ट्राई क्या करते हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो तो वो कैसी होगी। तो देखिए, हमारे पास एक कार्बन है और 2 हमारे पास ऑक्सीजन है। अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास वैलेंस में हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन को कितने चाहिए? 4 और 4 8, तो 4 एक्स्ट्रा चाहिए, पर एक ऑक्सीजन को सिर्फ 2 चाहिए। तो कार्बन को चाहिए, इट रिक्वायर्स 4 एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? इट रिक्वायर्स 2 एक्स्ट्रा। तो ऑक्सीजन अपने 2 कार्बन के 2 के साथ शेयर करेगी, तो ऑक्सीजन को और 2 मिल जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 ही चाहिए। तो ये अपने 2 और कार्बन के 2 आपस में शेयर कर लेगी। पर कार्बन को क्योंकि 4 चाहिए, तो उसे दोनों ऑक्सीजन के साथ 2-2 शेयर करने पड़ेंगे। मतलब कार्बन बीच में रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ। यहाँ एक ऑक्सीजन होगी, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से शेयर करेगी। वैसे ही दूसरी तरफ दूसरी ऑक्सीजन भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करेगी। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया कार्बन, ये ऑक्सीजन, और कार्बन ने लेफ्ट वाली ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर किए, राइट वाली के साथ 2 शेयर किए। इस ऑक्सीजन ने भी यहाँ 2 शेयर किए, यहाँ पर 2 शेयर किए। और अगर इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करें, तो मान लीजिए ये 2 इस ऑक्सीजन के, ये 2 इस ऑक्सीजन के, और बाकी 4 ऑक्सीजन के पास अलग से रहेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ये आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और लेफ्ट में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेंगे, पर कार्बन के पास कुछ नहीं है। अब इस कार्बन के पास देखिए, लेफ्ट में 2 बॉन्ड है, राइट में 2 बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास देखें, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हैं। तो दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जाते जाते एक और स्ट्रक्चर फिर देख लेते हैं, अमोनिया। तो यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, तो एक नाइट्रोजन की वैलेंस है 5। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ रखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ रखते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो इससे आपके पास फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी
NH3, दिस इज कॉल्ड अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है और 3 बॉन्ड बनते हैं इसके 3 हाइड्रोजन्स के साथ। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल 2 4 6 8। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और तीनों हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट कि कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करनी है। और ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं इस तरह के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के, इनको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं इन्हें? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि एक एक डॉट से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फॉर्मल चार्जेस हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्गेनिक में, वहाँ पर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए और करेक्ट बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द कोवलेंट बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर हमें एक ग्रेफाइट का डायग्राम है। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकंड इज डायमंड और थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको C60 कहा जाता है या बकी बॉल कहा जाता है या जस्ट फुलरीन भी कहा जाता है। तो एलोट्रोप्स बेसिकली क्या होते हैं? कार्बन एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ओके। एक एलिमेंट मतलब कार्बन के ही एटम्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट में अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर कार्बन 3 और कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा और ये एक लेयर है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये एक लेयर है, इसके नीचे ऐसी एक और लेयर है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, आप ये मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, एक पेज लिया, उसके ऊपर एक और पेज रख दिया, उसके ऊपर एक और पेज रख दिया, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें एक लेयर, एक दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनी रहती हैं। इसीलिए ग्रेफाइट थोड़ा स्लिपरी होता है क्योंकि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन एटम्स एक पर्टिकुलर तरीके से आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। डायमंड में क्या डिफरेंस है? डायमंड में अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो कार्बन है, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन से बॉन्डेड है। डिफरेंस है ना दोनों में। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड था, डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा। वो 4 आगे हर एक 4 के साथ बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो दोनों में किस तरह से वो स्ट्रक्चर अपना बना रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, इसका डिफरेंस है। और इसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है वो तो ज़मीन आसमान का है। अगर आप डायमंड लेने जाएंगे 10 ग्राम तो वो कितने का आपको पड़ेगा और 10 ग्राम ग्रेफाइट आपको कितने का पड़ेगा, वो आप रेट में भी डिफरेंस दे सकते हैं, उनकी हार्डनेस में डिफरेंस दे सकते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट, ठीक है, हार्डेस्ट स्पीशीज़ है। तो डायमंड से आप बहुत सारी चीज़ें काट सकते हैं, ग्रेफाइट से नहीं काट सकते। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जबकि डायमंड कंडक्ट नहीं करता। बकमिंस्टर फुलरीन एक डिफरेंट ही अरेंजमेंट है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के एटम्स आपस में लगे हैं और एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डायमंड में तो ये इन्फानाइट चेन चलती रहेगी, ये फैलता जाएगा एक जाल की तरह, बट C60 में क्या एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ओके। तो एलोट्रॉप्स बेसिकली देखिए क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट जब अलग अलग फॉर्म्स में, फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उन फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रॉपी। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू बी एबल टू टेक 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, कि कोई केमिकल एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर
एटम्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली बाय केमिकल बॉन्ड्स, कि उनमें डिफरेंस क्या है कि एटम्स अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ 3 एलोट्रॉप्स इसके पढ़े हैं, बट अगर आप डिटेल्ड इसके अगर आप थोड़ी सी जाएं तो आपके जनरल नॉलेज के लिए कार्बन के टोटल 8 एलोट्रॉप्स हैं। पहला है डायमंड, तो ये मान लीजिए इसको, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा हार्डनेस है इसकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और डायमंड में क्या है, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है या 3D स्ट्रक्चर है इसका, तो 3D अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 3D अरेंजमेंट की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम इसकी लिखते हैं। ग्रेफाइट क्या है, हार्डेस्ट तो नहीं है, बट ये कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। इट इज़ स्लिपरी, क्यों, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, तो ये स्लिपरी है। और इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, where each carbon is bonded to 3 other carbons. ठीक है, 3 carbons in the same plane. ओके, तो ये इसकी 3 जनरल हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अभी डिटेल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप 11th में जाके तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। तो ये 2 हो गए। और ग्रेफाइट की सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप, ठीक है, कि कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उनमें ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा एलोट्रॉप बकमिंस्टर फुलरीन या फुलरीन या बकीबॉल्स। फोर्थ इज लॉन्सडेलाइट, इसको हेक्सागनल डायमंड भी बोलते हैं। फिर फुलराइट C540, मतलब 540 कार्बन के एटम्स मिलके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर एमॉर्फस कार्बन C70, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। देखिए नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक रेड वॉल है, उसके अंदर एक ब्लू है और एक येलो है, तो ये 3 वॉल्स हैं, ठीक है। अभी हम सिंगल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर आप येलो वाली को ही लें या सिर्फ रेड को लें तो ये एक ट्यूब जैसी बनी है कार्बन के एटम से, तो इनको बोलते हैं नैनो ट्यूब्स। तो ये टोटल 8 एलोट्रॉप्स आपके जनरल नॉलेज के लिए। बट अगर आपको सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम तक के लिए ही लिखना है तो आप 3 तो लिखेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कि कार्बन इतने ज़्यादा वैरायटी के कंपाउंड्स कैसे बना लेता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, एंड सम ऑफ द NCERT प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।